हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूं आपको क्लास 10th का जो हम लोग टॉपिक शुरू किए थे, सॉरी चैप्टर जो शुरू किए थे, वो था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। उसका ये पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में चले जाना, वहां से पहले पार्ट 1 देख लो, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं देखोगे तब तक आप लोग को मजा नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि पार्ट एक्चुअली मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखो सबसे पहले वहां जाके देख लो। उस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि जैसे किस तरह से कोई भी मान लो एनवा पद वो कैसे निकालते हैं, और जो फॉर्मूला एक होता है आप लोग जानते होंगे, tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसको हमने प्रूफ किया था। ठीक है, तो जो आज का लेक्चर होने वाला ना उसमें हम लोग सीखेंगे अर्थमेटिक मीन, और फिर देखेंगे कि ढेर सारा क्वेश्चन और क्या क्या एक पॉइंट्स जो हम लोग को रिमेंबर रखना चाहिए था वो हर चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखो अर्थमेटिक मीन क्या है समझना ध्यान से। यदि तीन संख्याएं मान लो x y z है असमांतर श्रेणी में हो तो, मतलब मान लो कि ये तीन संख्या x y z समांतर श्रेणी में हो तो ये जो x एवं z का अंक गणितीय माध्य मतलब y होगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि भैया अगर मान लो x y z अपना समांतर श्रेणी में है तो ये जो x और z है ना, x और z का जो अंक गणितीय माध्य आप निकालोगे वो हमारा होगा y। समझ में आ रहा है, वो हमारा क्या होगा y। ठीक है, या तो ऐसे बोल लो, दूसरे तरीके से आप इस तरह से बोल सकते हो कि माना कि दो संख्या a एवं b का अंक गणितीय माध्य a है। क्या मान रहे हो, माना कि दो संख्या a एवं b का अंक गणितीय माध्य a है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये a b बीच में a लिख लेना, जैसे a b बीच में कैपिटल लिख लिए, ये समांतर श्रेणी में होंगे। मतलब इसी का ये क्या है, उल्टा है। क्या है, इसी का ये क्या है, उल्टा है। मतलब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो ये भी चीज समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि ये अगर मान लो ये तीन संख्या है भाई x y z समांतर श्रेणी में है, तो ये बोला जाता है x और z का जब आप अर्थमेटिक मीन निकालिएगा वो क्या होगा y। अब ऑब्वियसली जब मान लो कि माना कि दो संख्या a एवं b का अंक गणितीय माध्य a है तो ऑब्वियसली ये बीच में होगा, है ना, और ये समांतर श्रेणी को फॉलो करता होगा। देखो a फिर b है, देखो बीच में ये है ना a, और फिर ये किसको फॉलो कर रहा है, समांतर श्रेणी को फॉलो कर रहा है। मतलब एक दूसरे का ये उल्टा है। जैसे देखो मान लो कि a फिर कैपिटल A ये B, ये क्या है, ये अपने को मान लो समांतर श्रेणी में, मतलब क्या सार्वंतर तो हमारा जो जो रेगुलर पद होता है उसका तो क्या होगा, सेम होगा। मतलब E माइनस ई बराबर E माइनस ई, समझा ना, A माइनस ए इज इक्वल टू B माइनस ए, कैपिटल A माइनस ए इज इक्वल टू कैपिटल B माइनस ए। ठीक है, इस समझ में आ रहा है। तो सब मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में, सार्वंतर सब कैसे बताता हूँ कि जो अगला पद होता है मैंने पिछला पद वही करते हैं। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं जो अर्थमेटिक मीन आता है वो क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। जो हमारा अर्थमेटिक मीन आता है क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। यहाँ a हम लिख देता हूँ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब देखो अर्थमेटिक मीन कितना आया बताओ, a प्लस बी बाई टू। जैसे मान लो अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भाई कि अगर मान लीजिए यहाँ से ये चीज बोल सकते हो कि भाई a तथा b का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, तो सिंपल कुछ मत करना, a प्लस बी बाई टू। सीधा पूछेगा कि a तथा b का अंक गणितीय माध्य निकालिए, तो कुछ मत करना, a प्लस बी बाई टू। ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। जैसे मान लिया क्वेश्चन कराया हूं यहाँ पे, 16 एवं 22 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, तो क्या बताया था, कभी भी दो चीज है मान लो 16 एवं 22 का गणितीय माध्य निकाल, कुछ मत करना है, 16 प्लस 22 डिवाइड बाई 2। देखो हो गया आंसर 19। मतलब कुछ मत करना है कि भैया अंक गणितीय माध्य निकालना हो ना, दो के बीच में कुछ मत करो, ये दोनों का अगर मान लो बोल रहा है कि ये दोनों का अंक गणितीय माध्य निकालिए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये दोनों का बस एवरेज निकाल लो, अब आपका आंसर आ जाएगा, अंक गणितीय माध्य आंसर आ जाएगा। यही होता है हमारा टोटल अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे देखो कि अर्थमेटिक मीन तो समझ में आ गया सर। अब थोड़ा सा ये चीज समझ लो कि देखो जिसे हम लोग पद मानते हैं, जैसे मान लो हम लोग जब हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, जैसे मान लो हमको 3 पद लिखना था, तो ऐसे लिखते थे, तुम कैसे लिखते थे बताओ, ऐसे लिखते थे, पहला पद a, फिर इसमें d ऐड कर देते थे, फिर इसमें फिर d ऐड करोगे क्या हो जाएगा, a प्लस डी तो था ही, इसमें जो फिर से d ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। मतलब अगर मुझे 3 पद मानना है तो हम इसी तरह से मानेंगे, a प्लस डी a प्लस 2d। इसी तरह से 4 टर्म मानना है तो a प्लस डी a प्लस 2d, इस तरह से इसमें फिर से ऐड करोगे a प्लस 3d, ऐसे ही तो आप मानते चले जाओगे। मतलब ये हमारा जनरल टर्म है, हम लोग मानते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट बंदा एक आया, स्मार्ट बंदा बोला कि देखिए सर 3 4 5 जैसे आप लिख रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं ना आप कुछ चीजें को जो है ना थोड़ा सा जो रिमेंबर रखिएगा ना तो क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा। देखो कैसे, इनका कहना है कि
अगर मान लिए समांतर श्रेणी के 3 संख्या हो ना, तो आप उसको ये ना मान के ए प्लस डी ए प्लस डी ना मान के आप ये मानिए ए माइनस डी ए प्लस डी। फॉलो कर रहे हैं? देखो ए माइनस डी अगर है पहला टर्म, इसमें डी ऐड करो तो क्या हो जाएगा, डी डी का जाएगा तो ए हो जाएगा। फिर ए में अगर डी ऐड करो तो ए प्लस डी हो जाएगा। तो इनका कहना है भैया का कि सर ठीक है, हम तो जानते हैं जो अपने लोग का स्पेशल होता है वो लोग जानते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर स्मार्ट बनना है, अगर मान लो क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना हो, ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो, तो आपको क्या करना, अगर 3 संख्या मानना हो ना तो आप डायरेक्ट लिख देना ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी, ये आपको रिमेंबर रखने हैं। इसी तरीके से मान लो समांतर श्रेणी में आपको 5 संख्या मान लो याद रखना। जैसे 5 संख्या मान लो कभी कभी बोलेगा क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें क्या करना, तो देखो ध्यान से, ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ठीक। ये आपको रिमेंबर रखने हैं। रिमेंबर इसलिए बोल रहा रखने हैं क्योंकि देखो भाई 5 आप संख्या इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैं बताया था बढ़ते क्रम में, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पे जहां पे ये 2 मिनट में सॉल्व करोगे वहां पे लगेगा आपको 4 से 5 मिनट। तो भाई 2 मिनट बचाना नहीं करोगे, कितना इंपॉर्टेंट होता है समय इन द एग्जाम, हम लोग जानते हैं ना भाई। देखो अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मैं 10th का एग्जाम दे रहा था, तो मेरा 10th में मेरे को लगता 90 या 90 से अब ऐसे था, 90 में से अप्रोक्स समझ लो मेरा मैथ्स में था, ठीक है ना। तो वो कैसे लाया, वो इसी तरह से लाया कि नंबर बचाना होता है, नंबर लेना होता है और टाइम को बचाना होता है, ये चीज समझो, ठीक है ना। इसलिए ये चीज बता रहा हूँ कि जो चीज मैं बोलता हूँ ना कि याद रखो तो उसको याद रखो, फालतू का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बनाने के लिए बना सकते हो आप इससे भी, लेकिन वो जो 2 मिनट होता है ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम दोगे ना वहां पे समझ में आता है। कभी कभी होता है कि एग्जाम हो रहा है भाई और हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं और देखिएगा क्वेश्चन छूट गया। क्यों छूट रहा है, क्योंकि आप लोग स्मार्ट तरीके की तरफ नहीं बढ़ते हो, है ना। तो ये सब चीज हमेशा रिमेंबर रखना कि 3 संख्या अगर लेना है तो ए माइनस डी ए प्लस डी लेना होता है, और समझ में अगर 5 संख्या लेना है तो ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी, ठीक है। और मान लो समांतर श्रेणी में 4 संख्या लेना है तो ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। आपको ये 3 चीज रिमेंबर रखनी है और फालतू की चीज रिमेंबर नहीं रखनी है। बस 3 संख्या का देखे याद रखो, 4 संख्या का और 5 संख्या का बस याद रखो, इतना में काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा था, अच्छा हाँ 10th में 90 मार्क्स आए थे, और अगर आप 12th में देखोगे तो 12th में 94 मार्क्स था मैथ्स में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना, हमेशा इंक्रीज करते हुए चले जाना, हमेशा रुकना नहीं है आपको। 10th में गए 12th में टॉप मारना, उस लेवल पे जाना। आपको IIT JEE का लेवल में करवाना चाहता हूँ, IIT का तैयारी मैं करवाऊंगा, है ना। इसलिए आप लोग को इतना अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो अब क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस क्या है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, आपको मजा आएगा। रुको, क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योगफल -3 है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो दिया है तो लिखा है, ठीक है। तथा उनका गुणनफल 8 है तो संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योगफल -3 है। अब देखिए समांतर श्रेणी का वो 3 संख्या मानना है, तो आप मानिएगा, मान लीजिए आपको अगर ये पता नहीं रहता तो आप ये मानते 3 संख्या ए प्लस डी ए प्लस टू डी, लेकिन ये नहीं मानना है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समय लग जाएगा। आपको मानना है ये वाला, समझ लो ना, ए माइनस डी ए प्लस डी। चलो मान लिए भाई 3 संख्या देख लो, माना कि समांतर श्रेणी की 3 अविश संख्या ये सब लिखना होता है। ये सब जो माना कि सब नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे, ये सब लिखना। मैं इसलिए प्रॉपर वे में हर एक चीज दिखाता हूँ क्योंकि आप लोग यू कैन फेच मोर मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, समझ लो ना। समझने के लिए बहुत कुछ समझ लो, नंबर लाना तो ये सब चीज लिखना होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ना कि इन तीनों संख्याओं का योगफल -3 है। अब क्या करो, इस सबको ऐड करो, क्योंकि योगफल माइनस सबको ऐड करो तो कितना होगा, -3 है। जब ऐड किए तो देखो ध्यान से, आपको डायरेक्ट ए का वैल्यू कितना आएगा, -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अगर तो आपको ये मानते तो यहाँ तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ए का -1 आ गया। अगर यहाँ आप 3 वैल्यू मानते तो अगर ऐड कर कितना होता है, ए प्लस ए 2a एक 3a अब प्लस 3d बराबर -3। मतलब यहाँ से कुछ आपको निकलने रहा है, ना ही ए निकलेगा ना ही डी निकलेगा, डायरेक्ट। यहाँ से देखो आप 3 अगर ये मानते हो, ये पद a माइनस डी ए प्लस डी, तो डायरेक्ट देखो ए आ रहा है। समझ रहे हैं ना क्यों ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन क्या है, तथा उनका गुणनफल 8 है, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके 8 कर लो भाई, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर ले। अब बताओ ये a माइनस डी ए प्लस डी क्या है ना भाई, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस वैल्यू डाला a का, डी आ गया अपना d प्लस -3। अरे भाई d स्क्वायर बराबर 9 है,
तो डी क्या होगा, अंडर रूट लगाओगे क्या हो जाएगा +-3, डी इज इक्वल टू +-3। ठीक है, तो कारक संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार बताओ, जब आपको क्या क्या आ गया बताओ, हमको आ गया a-1 d +-3, तो अब इसमें वैल्यू डाल के ये जो तीन अभी संख्या तो नहीं निकाल सकते। जैसे मान लो a-d है तो a-d बताओ कितना है, मान लो कि a कितना आया था -1, अब -d, अगर मान लो d को हम लोग अगर 3 माने तो कितना होगा बताओ, -4। तो अगर मान लो +3 मान के इस बंदे ने ये तीन संख्या निकाला 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से -3 मान करके इस बंदे ने ये तीन संख्या निकाली है, ठीक है। तो ये आपको दोनों आंसर होगा, टोटल आंसर लिखना, ठीक है। तो ये चीज आपको गारंटेड समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या चीज है, फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो समझो। किसी समांतर श्रेणी के चार संख्याओं का योगफल 20 है तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखो चार संख्या, समांतर श्रेणी में चार संख्या। फिर से मैं बोलूंगा कि आप अगर मान लो आपको ये जानकारी नहीं रहती, चार संख्या इस तरीके से ले सकते, आप इस तरीके से लेते बनने के लिए इसमें बनेगा क्वेश्चन, लेकिन बता रहा था ना क्या दिक्कत होगा, बहुत सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए जो चार संख्या मैं बताया तो वो चूज कर लो भाई। ये जो चार संख्या है समांतर चार संख्या, ये चूज कर लो, a-3d, a-d, a+d, a+3d, ये चार संख्या आप चूज कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। बस वही ये करेंगे, देख लो। माना कि समांतर श्रेणी की चार संख्या है a-3d, a-d, a+d, a+3d, बस अब जो कंडीशंस हैं बस उनको आप अप्लाई कर दो, क्वेश्चन पूरा आपको हाथ में आ जाएगा बन के, ठीक है। क्या है देखो, चार संख्याओं का योगफल पर चार को जोड़ दो, जब जोड़े मस्त तो क्या सीन बन रहा था भाई, यहाँ -3d -d प्लस डी गया, -3d प्लस 3d गया, मतलब क्या आपको डायरेक्ट ए का वैल्यू मिल गया, ठीक है। चलो ए का वैल्यू आ गया, अब भैया कुछ ना कुछ और कंडीशंस गिवन होंगे, देख लेते हैं क्या गिवन होगी। तथा उनके वर्गों का योगफल 120 है, ठीक है। अब वर्गों का योगफल देखो क्या करो बताओ, ये जो चार संख्या इनको वर्गों का योग करो, स्क्वायर कर दो, a-3d स्क्वायर प्लस a-d स्क्वायर प्लस a+d स्क्वायर प्लस a+3d का स्क्वायर बराबर 120, ठीक है। बस अब लगा दो, a-b का होल क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, फिर इस तरह से इसको तोड़ा, इस तरह से इसको तोड़ा, ठीक है। तो जब हम लोग तोड़ रहे थे ना तो एक चीज समझ रहे थे क्या, कि भैया -2ad प्लस 2d यहां से गया और -6ad और +6ad यहां से गया, तो कुछ जो बचा टर्म हमारे पास वो हमको किस टर्म में बच गया, a स्क्वायर और d स्क्वायर के टर्म में हमारा बच गया। यहां से क्या किया, 4 और 20 में 4 को कॉमन ले लिया, जो फाइनली हमारा आया कितना, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर बराबर 30। आप देखो सिंपल से आप a का वैल्यू निकाल चुके हो, a का वैल्यू 5, तो हम क्या करेंगे a बराबर 5 यहाँ पे पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आपको d फाइनली आ गया, बस अब कुछ करना थोड़ी है भाई, एक बार +1 लेकर के ये चारों संख्या निकाल लेना, जैसे यहाँ मान लो निकाला होगा, ठीक है, देखो चारों निकाला होगा, एक बार -1 लेकर के आप ये चारों संख्या निकाल लेना, बस यही है, समझ रहे हो ना। तो आसान है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस एक बार आप ये समझ में आ गया कि तीन संख्या के लिए -d a+d यूज करेंगे, चार संख्या के लिए जैसे मैं बताया वो यूज करेंगे, तो क्वेश्चन आसान है, बस कंडीशंस में पुट करने होते हैं और आपको आंसर डायरेक्ट आएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री का है, ठीक है। चलो भाई यदि त्रिभुज के तीनों कोण समांतर श्रेणी में हो तो अन्य दो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना कोई ट्रायंगल है भाई, ठीक है, इसमें तीन कोण है, एक ये कोण, एक ये कोण, एक ये कोण, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण 70 डिग्री, मतलब कोई कोण आपको 70 डिग्री दे ही दिया है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों समांतर श्रेणी में, मतलब अगर मान लो ये कोण 70 डिग्री, इस कोण को मान लो x है, x डिग्री, अब इस कोण को क्या मान लो y डिग्री, ठीक है, वही मान लिया। देखो माना कि त्रिभुज के कोण x डिग्री y डिग्री 70 डिग्री है, ठीक है, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो तीनों कोण है ना, ये जो तीनों कोण है ये क्या है, समांतर श्रेणी में है, किसमें है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी होने का मतलब क्या होता है भाई, इसका पक्का जो सार्व अंतर होगा ये दोनों का और ये दोनों का पक्का ना पक्का सेम होगा, ठीक है। इसे देखो इसी तरह से लिखे प्रश्न अनुसार, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू, इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो, इंग्लिश में सीधा लिखना है ना सिंपल वे में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए मार देना /q, ठीक है। तो
x डिग्री y डिग्री 70 डिग्री समांतर श्रेणी मतलब क्या, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना, क्योंकि सार्व अंतर जो होता है समांतर श्रेणी में वो हमेशा सेम होता है। ठीक है, तो वही किया देखो y डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 70 डिग्री y डिग्री। इससे क्या हो रहा है कि एक इक्वेशन हम लोग का बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, 2y डिग्री माइनस x डिग्री बराबर 70 डिग्री। ठीक है, ये अपना मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो कलर चेंज करूंगा, चलो करता हूं। देखो ये अपना मान लो इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब देखो अब एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के बारे में आप जानते हो कि अगर हम तीनों कोण को ऐड कर दे तो वो पक्का 180 के बराबर होगा। तो चलो कर लेते हैं, उससे भी इक्वेशन आ जाएगा। देखो ना, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होती है, तो आप कर लो x डिग्री y डिग्री 70 डिग्री कितना हो गया बताओ, मतलब x प्लस y डिग्री बराबर 110 डिग्री। मतलब जो आपका इक्वेशन आ रहा क्या क्या आ रहा बताओ, एक इक्वेशन आ रहा 2y डिग्री माइनस x डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री। दूसरा इक्वेशन क्या है, x डिग्री प्लस y डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री। मतलब फाइनली आपको कोण निकालना है एक्स वाई। सिंपल से देखो, अगर हम इसको जोड़ दें, यहाँ पे देखो माइनस एक्स है, यहाँ पे प्लस एक्स है, अगर सिंपली दोनों को जोड़ भी देना तो ये माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिंपली जोड़ दो, मतलब डायरेक्ट हम लोग का वाई का वैल्यू आ सकता है। देखो जो ही किए हैं समीकरण, वहां ये लिखे 1 ये 2 लिखे, मस्त क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो ये जो दिख रहा है कि ये जो प्लस एक्स है माइनस एक्स क्या कट जाएगा, ये वाई प्लस वाई 3 हो जाएगा, वाई कितना आ गया वो 60 डिग्री। बस इसी का वैल्यू किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, मान लो इसी में पुट कर दो, ये इक्वेशन 2 में, ये इक्वेशन 2 था ना भाई, इसी में पुट कर दो x डिग्री प्लस y डिग्री 110 डिग्री। तो 110 में से 60 कितना होता है 50 डिग्री, तो x बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो जो हम लोग का x डिग्री y डिग्री आ गया वही निकालना ही था। 1 डिग्री तो आपको पता ही था 70 डिग्री, फाइनली आपको निकालना था x डिग्री एंड y डिग्री। तो आपको आ गया कितना कितना बताओ, x डिग्री आपको आ गया 50 डिग्री एंड y डिग्री कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। चलो ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, देखो ध्यान से भाई, क्या सीन है भाई, देखो किसी त्रिभुज की भुजाएं सेमी में सेंटीमीटर में x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 है, त्रिभुज की बात कर रहा है जो समांतर श्रेणी में। देखो जैसे ही समांतर श्रेणी में, तो एक चीज तो भाई क्लियर हो रही है कि इसका माइनस इसका बराबर इसका माइनस इसका, क्योंकि समांतर श्रेणी में हम लोग का सार्वंतर सेम होता है। इससे तो एक चीज यहीं से क्लियर आपकी हो जा रही है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, चलो भैया देख लेते क्या सीन बनता है। त्रिभुज की भुजाएं क्या है, x प्लस 1 3x ये सब क्या समांतर श्रेणी में है, किसमें है समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो सिंपली को क्या करना, क्या है टेंशन नहीं लेना है, इतना माइनस इतना मतलब सार्वंतर तो सेम होगा, वही किया 3x माइनस x प्लस 1, जो मैं ऊपर बता देता ना यहीं पे वही किया होगा, कर रहा है ना। बस आपको वैसे क्वेश्चन में समझ लेना क्या करना होता है। ठीक है, 4x प्लस 2 माइनस 3x करेगा, देखो मस्त सॉल्व किया। आप इक्वेशन सॉल्व करना जानते हो, इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहते तो कमेंट बॉक्स के नीचे बताना, वो भी पढ़ाऊंगा। उसे मैं 8th में शुरू करने वाला हूँ वो भी, लेकिन आपको नहीं आया तो आप जरूर बताना। ठीक है, ये जो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो जब आप इक्वेशन को सॉल्व किए तो भाई x का वैल्यू कितना आ गया 3। अब ये आपका आंसर नहीं आया, आपको निकालना क्या, भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो भुजाएं क्या क्या, x प्लस 1 है, 3x है, 4x प्लस 2। बहुत लोग यहीं पे लिख करके अब बोलते हैं बस सर आंसर आ गया बस खत्म करो। तो आपका अगर 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, क्यों मिलेगा, x निकाल के थोड़ी बोल रहा है, ये बोल रहा है हमको तीनों भुजाएं निकाल के दिखाओ, x प्लस 1 3x जो 4x प्लस 2 ये निकाल के दिखाओ। तब भुजा आपका कितना है, x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 वो निकालना। चलो निकाल लिया x प्लस 1। अब जो लिखेंगे 3 प्लस 1 ये है 4 सेंटीमीटर, क्या है ये अपना भुजा है। इस तरह से 3x निकालोगे कितना होगा 3 इंटू 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से अगर 4x प्लस 2 निकालोगे कितना होगा 4 इंटू 3 प्लस 2 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको कितना आ गया, ये आपको तीनों भुजाएं आ गई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या सीखा ये बताओ। आज के लेक्चर में ये सीखा कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, और सर ये जो अगर मान लो 3 4 5 संख्या माननी है तो हम किस तरीके से समांतर श्रेणी में मानेंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन आसान हो जाए। और मैंने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है। ठीक है, तो आई थिंक एक लेक्चर और आएगा, ठीक है ना, उसमें आप लोग का ये जो टॉपिक है, आप लोग का ये जो चैप्टर है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वहां पर खत्म हो जाएगा। और यार क्वेश्चन लगाओ, जम के क्वेश्चन लगाओ, है ना, जो भी बुक है ना सब बन जाएगा, खूब क्वेश्चन लगाओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे ना उससे कॉन्फिडेंस आता है। और यार बंदे को आप लोग नहीं लाते यार, खाली आप लोग पढ़ते हो नहीं लाते हो यार। एक बार बताओ, तुम लोग तो पढ़ के खुश हो जाते हो, हम लोग को कैसे खुश होंगे। हम लोग खुश होने के लिए एक ही तरीका कि यार हम लोग जब सब्सक्राइबर्स बढ़ता है तो हम लोग को और मनता है कि और बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो डालें, अब बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो डालें, है ना। अच्छा क्वालिटी तो मैं दूंगा ही, उसमें क्वालिटी का तो टेंशन नहीं लेना है,
चाहे तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, एक चीज तो जान लो, ये जो नॉलेज डिकोडर चैनल बना है ना, ये आईआईटी और एनआईटी के बंदों ने बनाया। यहाँ क्वालिटी को कोई कोई चक्कर ही नहीं होने वाला, चाहे आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो। अगर मुझे 50 बंदे भी रहेंगे ना तो मैं यही क्वालिटी दूंगा अच्छा वाला। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वी ऑल्सो नीड मोटिवेशन, है ना। तो आप लोग यार बंदे को लाओ यार, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना, और लाइक कर देना। नीचे अगर देखोगे तो एक व्हाट्सअप सॉरी टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं पढ़ाता हूँ बहुत। एक्चुअली में क्वेश्चन जो भी होता है ना, हार्ड हार्ड क्वेश्चन वहां मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो इतना रखते हैं, चलो ओके, थैंक्स।